सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे बोल दीजिए। आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को ये इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए। उनका नाम क्या है? गिलबर्ट हंगबो। ये इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं और वैसे आप देखोगे तो 11वें नंबर के व्यक्ति हैं। इनका संबंध किस देश से है पूछ लिया तो फिर आंसर होगा टोंगो। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बताइए किस वर्ष में नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो आंसर होगा 1969 में। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाना शुरू करेंगे? उज्ज्वला दिवस। तो मई के ये 2 इंपॉर्टेंट डेज अभी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ डेज आपके ऐड होते जाएंगे, तो साथ के साथ रिवीजन करते चलना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और रिवीजन कर सकते हैं इनकी क्विज लगा करके भी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहाँ जा करके इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, जैसे अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई के अनुसार क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बाद न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि यानी कि नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपए। तो अभी आरबीआई ने नए गाइडलाइंस को जारी किया है जिसके अनुसार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, पहली बात तो वो आरबीआई को मंजूरी के बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर वो ऐसा करना भी चाहते हैं और आरबीआई ने उन्हें मंजूरी भी दे दी है तो उनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का फंड भी होना चाहिए। और ये जो गाइडलाइंस हैं 1 जुलाई 2022 से लागू होंगी। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख है। अभी आपको याद होगा आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस लॉन्च किया था। किस नाम से? यूपीआई 123 पे। और अभी आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया। अच्छा, आरबीआई के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने लॉक्ड शील्ड्स 2022 साइबर रक्षा अभ्यास को जीत लिया? तो आंसर होगा फिनलैंड ने। अच्छा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसे कहते हैं लॉक्ड शील्ड। कहाँ पे किया था? एस्टोनिया में। तो 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें विजेता रहा फिनलैंड। अब जैसे अगर कोई कंपटीशन में आप टॉप आ जाते हो तो सबसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति आप ही नजर आओगे पूरी दुनिया में। चलो एक प्रश्न मुझे आप बताओ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 अभी आई थी, उसमें टॉप पे कौन सा कंट्री था? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कोई कंपटीशन को आप जीतते हो तो उसी तरह से इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को जीत लिया फिनलैंड ने। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन सा देश होगा? फिनलैंड ही होगा। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे था फिनलैंड और भारत उसमें कौन से स्थान पे था? 136वें, 136 नंबर पे था। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। अच्छा, नाटो ने याद होगा अभी 2022 में अगर बात करें तो 2 तरह की एक्सरसाइज और की थी। एक तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नाम की एक्सरसाइज की थी। कहाँ पे? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। और उसके बाद कोल्ड रेस्पॉन्स नाम की एक्सरसाइज की थी नॉर्वे में। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज हुआ था विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। अभी फ्रांस के साथ में भी हमने एक्सरसाइज किया था, वरुण नाम से, अरब सागर में किया था। सेशल्स देश के साथ हमने लिमितिये नाम का एक्सरसाइज किया था सेशल्स में ही। और डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज हमने किया था अभी उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान में ही। उसके अलावा ओमान के साथ हमने किया था ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज। कहाँ पे? राजस्थान में। और अभी जापान के साथ हमने धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था कर्नाटक के बेलगाम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी जयंती को एकीकरण दिवस इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, बसवराज बोम्मई, उन्होंने घोषणा की है कि सिद्धलिंग स्वामी जी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सिद्धलिंग स्वामी ये गडग में तोतादार्य मठ के विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने कप्पाटा गुड्डा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने सरकार को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया था। अच्छा, वैसे भारत में भी हम एकीकरण दिवस इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। कब? 19 नवंबर को। एकीकरण दिवस अलग है और एकता दिवस अलग है, जिसे आप यूनिटी डे बोलते हो, वो हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी किस राज्य ने 18 दिसंबर को राज्य में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, माइनॉरिटी राइट्स डे? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। और तमिलनाडु ने ही 14 अप्रैल, जिसे आप डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हो, उसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अभी काफ़ी सारे नए डेज भी हम लोगों ने मनाए हैं, तो वो सारे के सारे डेज कल वाले वीडियो में मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। आज हम यहाँ पे कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, इसरो का आपको हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। बंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है। अच्छा बताइए, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। बताओ, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में ही। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? बंगलुरु स्टेशन पे। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? BS येदियुरप्पा। इनका नाम न्यूज़ में था, क्योंकि अभी कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कर्नाटक सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सांस अभियान शुरू किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक में ही चल रहा है, जिसका मैस्कॉट है वीरा। यहीं पे ही विनय समरस्य पहल शुरू हुई थी कर्नाटक में ही, जिसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में छुआछूत को खत्म करना। जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात वाटरफॉल कर्नाटक में मिलेगा, शरावती नदी पे। अच्छा, एक भैंस दौड़ है कंबाला, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक में ही। और जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में। अभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। और कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया। अच्छा बताओ, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के कहाँ पे? मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अभी कर्नाटक का 31वां नंबर का जिला बना था विजयनगर। कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। और यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहीं पे अलमाटी बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पे। कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा आपको कावेरी नदी पे। भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में ही स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बोलेंगे। और आपको याद होगा, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है, दूसरा मध्य प्रदेश है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना जी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। अच्छा, अब आप लोग ही बता दो, ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा मनीला, फिलीपींस में। ये इसका 40वां संस्करण है, जिसमें हमारी शटलर PV सिंधु ने ब्रोंज मेडल जीता। इसमें इन्होंने किनको हराया? जापान के अकाने यामागुची को। और इस टूर्नामेंट में PV सिंधु का ये दूसरा मेडल है, क्योंकि इससे पहले 2014 में जो एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए थे, उसमें भी इन्होंने ब्रोंज मेडल ही जीता था। वैसे PV सिंधु से मैं आपको बता दूं कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसमें PV सिंधु ने ब्रोंज मेडल ही जीता। और अभी जो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल को जीता था इन्होंने। और ये सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट की लखनऊ में हुए थे। और उसके अलावा स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का टाइटल भी जीता इन्होंने।
इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, और उस बुक को किसने लिखा है? वी कृष्णस्वामी ने। और एक बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे आपके फुलेला गोपीचंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? शटलर फ्लिक। अच्छा, अभी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बन गए फिर से? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और देखो, बैडमिंटन से रिलेटेड 2-3 कप याद रखना, उबेर कप हो गया और एक थॉमस कप हो गया। उबेर कप को चाइना ने जीता है जापान को हरा के, थॉमस कप को इंडोनेशिया ने जीता है चाइना को हरा के। अच्छा बताओ, 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप को कौन होस्ट करेगा? तो आंसर होगा भारत। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुलेगी? लखनऊ में। और अगर पूछा जाए कि तस्नीम मीर का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, क्योंकि ये 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है। ये गुजरात से हैं। अच्छा बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। पॉल एरिक इसके प्रेसिडेंट है। तो इतना याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसे पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्देशिर बीके दुबाश। तो अभी मुंबई में पेरू के जो पूर्व मानद कौंसल हैं अर्देशिर बीके दुबाश, इनको पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक सम्मान, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट्स इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू, जोस ग्रिगोरिया पैज सोल्डन, इस सम्मान से सम्मानित किया। थोड़ा सा अजीब नाम है। अच्छा, आप मुझे बता दो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी किसको मिला? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। चलो बताओ, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो कनाडा के एम्बर ब्रैकन को। उनके फोटो टाइटल का नाम है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। और बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जकर पुरस्कार अभी किसे मिला? फ्रांसिस कैरेक, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले अफ्रीकी बने हैं। और वैसे ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, कौन सी भारतीय अभिनेत्री इस साल जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म समारोह में भाग लेगी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अच्छा, कौन से नंबर के हैं ये कांस फिल्म फेस्टिवल? 75 नंबर के। तो अभी दीपिका पादुकोण को इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया है। और इसमें जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 1982 में कांस के जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? मृणाल सेन। और विद्या बालन से आपको बता दूं, अभी भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा मुझे बताओ, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की अध्यक्षता करती है। तो उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि इस तरह के परीक्षणों से बनाया गया मलबा अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए खतरा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत समेत कई देशों ने इस तरह के परीक्षण किए हैं और अंतरिक्ष में मलबा पैदा किया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो केतानजी ब्राउन जैक्सन। अभी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022 में टॉप पे है यूएस, भारत 43 नंबर पर है। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताओ? मायो एंजेलो है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो आंसर होगा 328 मिलियन टन। तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2022 का उद्घाटन किया। और इस आयोजन के दौरान सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की है। तो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 163.15 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जबकि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य
164.85 मिलियन टन रखा गया है। और पिछले 6 सालों में आप देखोगे तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन 251.54 से बढ़कर के 316.01 मिलियन टन हो गया है। तो याद रखना हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो आहार 2022 नाम से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो एक तो ये प्रश्न आप याद रखना। और किसने किया? एपिडा ने। एपिडा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये 26 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो कि 30 अप्रैल तक चला। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये इसका 36वां नंबर का एडिशन था, संस्करण था। अच्छा, आप तो जानते ही हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। उसके अलावा आपको याद होगा अभी दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने? नरेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उसके अलावा दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स स्थापित करेगा। अभी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी शुरू की है, जिसमें बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने भी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मोक टावर ये लगा है दिल्ली में। और भारतीय रेलवे ने बताओ कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, शेनझोउ 13 किस देश का सबसे लंबा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है? तो आंसर होगा चाइना। एक्चुअली में शेनझोउ 13 मिशन के 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटे और देश का अब तक का सबसे लंबा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पूरा किया। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 183 दिन बिताए। कहाँ का है? चाइना का। तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल इसकी बीजिंग है। यहीं पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी रेनमिन है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और अभी चीन में भारतीय राजदूत कौन बने थे? प्रदीप कुमार रावत बने थे। आपको याद होगा बैडमिंटन कप है उबेर कप, उसको जीत लिया है चाइना ने जापान को हरा के। और बैडमिंटन का ही कप है थॉमस कप, जिसको हार गया चाइना किससे? इंडोनेशिया से। और अभी चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका नाम है शी है। अच्छा, चाइना में जो शहर है शंघाई शहर, किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और वैसे वर्ल्ड की कौन सी सबसे लंबी? नील नदी है। और अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, इसने अपनी पहली यात्रा चाइना में ही की थी। किस नदी पे? यांगत्सी नदी पे। बढ़ते आगे। अच्छा, विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में वर्गीकृत किया गया? तो आंसर होगा $1.90। तो अभी वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को $1.90 तो लगभग 145 रुपये से जो कम कमाता है वे अत्यधिक गरीबी के अंदर आता है। एक्चुअली में अभी वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और उसमें ही बताया गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में घट करके 10.20% हो गई है, जो कि 2011 में कितनी थी? 22.5% थी। किसके अनुसार? कौन बता रहा है ये सब? वर्ल्ड बैंक बता रहा है। और वैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ये जारी किया। इसका उपयोग अफ्रीका के ब्लैक राइनो की संख्या में वृद्धि और संरक्षण के लिए किया जाएगा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा
इंडिगो एयरलाइन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस की क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।